नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और हरियाणा के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जोरदार तरीके से कांग्रेस पर एक बार फिर उन्होंने प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जिनको घंटे और शंख से परेशानी होती है वो अपने कान बंद कर ले। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, घंटा घड़ियाल भी बजेगा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर भी तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि जो राहुल गांधी जी खटाखट खटाखट कहने आते हैं वे अब मैदान छोड़कर जा चुके हैं और पहले ही सफा चट हो चुके हैं। कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुई अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट खटाखट योजना के माध्यम से इसे बोलना चाहिए। कहां है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। वोटिंग से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में बड़ा खुलासा हुआ। सिंडिकेट के साथ पकड़ा गया तुषार गोयल यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है और राहुल गांधी ने इसकी नियुक्ति की थी। बीजेपी का आरोप है कि तुषार के हुड्डा परिवार से भी अच्छे संबंध हैं। कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। दूसरा, संबंधों का सिलसिला सिर्फ यहां तक नहीं है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो, कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड्डा परिवार को इस बारे में जवाब देना है। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके साथ फोटो और उनका नंबर। तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए, और जवाब हरियाणा कांग्रेस से चाहिए, और जवाब हुड्डा परिवार से चाहिए। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी थे। यहां पर भी उन्होंने जनता को संबोधित किया और यहां से उन्होंने कहा कि नशे के सौदागरों पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि आज चंड और मुंड बताया उन्होंने नशे के सौदागरों को आज का। और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं।
वहीं ड्रग्स केस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी आपको सुनाते हैं। ड्रग्स एक बहुत खतरनाक बात है और ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ। करप्शन के बारे में तो बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं है कि जितने भी करप्ट लोग हैं वो सब तो मोदी जी के साथ भाजपा के सदस्य बन गए हैं। झारखंड में भी आप मधु कोड़ा का नाम सुने होंगे, मधु कोड़ा भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर तमाम एलिगेशंस और हजारों हजार करोड़ रुपए की उनकी जांच चली, सारी चीजें आई। अयोध्या के भदरसा गैंगरेप मामले के आरोपी सपा नेता मोईद खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। मोईद खान के खिलाफ अब जालसाजी का केस भी दर्ज हुआ है। इस मामले को लेकर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह बीजेपी की रणनीति है, हमें कानून पर भरोसा है। ये तो विचारधारा है ना, भाजपा की एक विचारधारा है और भाजपा की एक मानसिकता और सोच है इस प्रदेश के माइनॉरिटी के लोगों के लिए, तो उसी के तहत कार्रवाई है और कानून अपना काम करेगा भाई, कानून अपना काम करेगा। हाथरस हादसे पर आई चार्जशीट पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। चार्जशीट में बाबा को क्लीन चिट, दूसरे सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। लीपापोती करने का आरोप भी लगाया गया। सूरजपाल को सरकार का संरक्षण है, ये कहना है मायावती का। वहीं कांग्रेस और एसपी ने इस मसले पर क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी तो उस जो दुखद घटना घटी, सभी पीड़ित और दिवंगत परिवारों को अगर आर्थिक सहायता इस देश में कोई राजनीतिक दल दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी दिवंगत परिवारों को पार्टी के फंड से सबके घरों में जाकर के मदद कराई। भाजपा सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी होती है, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती है। आखिर इतने लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग बेचारे जो है वो अंधविश्वास में उनकी जान चली गई, लेकिन सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई कि जो प्रमुख आरोपी सूरजपाल थे उन पर कार्रवाई करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वोट के हिसाब से जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। इधर पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम लड़कों को नसीहत दी है। एसटी हसन ने कहा कि मुस्लिम लड़कों को सार्वजनिक धार्मिक योजनाओं में नहीं जाना चाहिए। एसटी हसन ने हिंदू लड़कियों को बहन की तरह देखने की हिदायत दी है। हिंदुइज्म के अलग उसूल है, तो क्यों बिला वजह जाके अपनी बेइज्जती कराते हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हर तरह से मुस्लिम यूथ को फंसाने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद एक इतनी बड़ी सजा हो गई है आज के दौर में। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, तो वो लव जिहाद में फंस जाता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरी सलाह है बच्चों से, मुसलमान बच्चों से, कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह समझे, किसी लव या किसी इश्क वगैरह चक्कर में ना पड़े, वरना जिंदगी तबाह हो जाएगी। दरसंभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एसपी विधायक महबूब अली पर पलटवार किया। गुलाब देवी ने कहा कि आबादी बढ़ाने से कुछ नहीं होता, जंगल का राजा शेर ही होता है। जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन राज शेर का ही होता है। शेर ही वहाँ का राजा होता है। इसीलिए जनसंख्या से कुछ नहीं होता। जो पराक्रमी हैं, जो देश के प्रति समर्पित हैं, चाहे वो हिंदू हों,
चाहे मुसलमान हो, उन्हीं के माध्यम से देश सुरक्षित है। क्योंकि इसमें जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो हर जाति का इसमें सहयोग था, यही नहीं है केवल हिंदुओं का ही था, मुसलमानों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया था। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि जनसंख्या से कुछ नहीं होता, जंगल का राजा शेर होता है। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री कन्नौज के अंत्येष्टि और विश्राम स्थल की जांच करने पहुंचे। घटिया निर्माण देखकर वो भड़क उठे। उद्घाटन से पहले ही बाउंड्री वॉल गिर गई, जिसे देखकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और ठेकेदार समेत कार्यदायी संस्था और इंजीनियर और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। मैं कन्नौज के सभी सम्मानित बहनों भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार होता वो देखते हैं, वो शिकायत करते हैं। ये उनके विश्वास की बात भी है और उस विश्वास के अनुसार निरीक्षण करके, परीक्षण करके कार्रवाई की जाती है। और करीब 8-9 प्रकरणों में पिछले 3 महीने में या तो गिरफ्तारी हुई है या निलंबन हुआ या अन्य कार्रवाई हुई है। इस प्रकरण में भी ऐसा ही होगा और मैं कन्नौज के सभी मित्रों से अनुरोध करूँगा, जब तक हम और आप मिलकर के भ्रष्टाचार को आमूलचूल नष्ट नहीं कर लेते, तब तक हमारा विकास बाधित रहेगा। इसको हमको मिलकर नष्ट करना है, आगे बढ़ना है और पूरी योजना के साथ में, परिपूर्णता के साथ में, परफेक्शन के साथ में अपने काम को पूरा करना है। जो योजना बनाई गई है वो गलत बनाई गई, क्योंकि पानी के बहाव की वजह से शायद टूटा है। ये पानी का बहाव आया है तो उस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए थी और साथ साथ जो गुणवत्ता दिख रही है वो प्रथम दृष्टया खराब दिख रही है। बाकी इसका लैब परीक्षण भी होगा। तो योजना बनाने वाले ने भी गलती की है या भ्रष्टाचार किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने भी गलती की है या भ्रष्टाचार किया है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर उत्तराखंड में करीब 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर पर प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे और इन मीटर से बिजली के दामों में भी बदलाव होगा। दिन, शाम और रात के रेट भी अलग अलग होंगे। दिन में जहां सस्ती बिजली मिलेगी, वहीं रात में महंगी बिजली मिलेगी। तो ये रणनीति बनाई गई है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन हैं, एक गैंडसैंड, एक देहरादून में है। दोनों ही जगह विधानसभा भवन शोपीस बन गए हैं। कारण यहां मंत्री बैठते ही नहीं, मंत्री नहीं बैठते तो स्टाफ भी नहीं बैठता और जब कोई बैठता ही नहीं तो पब्लिक ने भी आना छोड़ दिया है। हालात अब ऐसे बन गए हैं कि फरियादी मंत्रियों के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। देहरादून के विधानसभा भवन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सन्नाटा पसरा है। कई दफ्तरों में तो ताले लगे हुए हैं। कई मंत्रियों के दफ्तर के बाहर ताला आपको नजर आ रहा होगा और यही वजह है कि विधानसभा भवन के अंदर सन्नाटा और मंत्रियों के घरों के बाहर लोगों की भीड़ दिखती है। उत्तराखंड देश के उन गिने चुने राज्यों में है जिसकी 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड की भी एक राजधानी गैरसैंण है तो दूसरी राजधानी देहरादून और दोनों जगह विधानसभा भवन हैं। इन विधानसभा भवनों का मतलब होता है कि यहाँ पर कामकाज होता है, यहाँ पर मंत्री यहाँ बैठते हैं, विधायक यहाँ बैठते हैं और फरियादी जो जनता होती है वो विधानसभा पहुंचती है मंत्रियों से मिलने अपनी समस्या को लेकर। गैरसैंण विधानसभा भवन एक शोपीस भवन है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि गैरसैंण में कामकाज केवल तब संचालित होता है जब कोई सेशन वहाँ पर करना हो, बजट सेशन वहाँ पर करना हो। इसके अलावा गैरसैंण एक सफेद हाथी गैरसैंण की बिल्डिंग को हम कह सकते हैं। मैं अभी देहरादून में विधानसभा भवन में हूँ। देहरादून का विधानसभा भवन भी महज शोपीस बनकर रह गया है और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर मंत्रियों ने बैठना बंद कर दिया है। ये मंत्री रेखा आर्या का कक्ष है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मंत्री यहाँ पर नहीं है, फरियादी यहाँ पर नहीं है तो स्टाफ भी यहाँ पर बैठकर क्या करेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेयरें खाली हैं। अभी तक ये कमरा बंद था, हमारे सामने ये कमरा खोला गया। वैसे आप किस पोस्ट पे हैं? मैं 4th क्लास में। यहाँ पे कौन कौन स्टाफ कहाँ गया है? स्टाफ अभी आ रहा है सर। अभी हाँ। कितने लोग बैठते हैं यहाँ पे? स्टाफ है सर पूरा, बाकी स्टाफ आवास में बैठता है। तो 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बजे का समय हो चुका है। जैसा कि आपने बताया कि स्टाफ आवास में बैठता है, बेहद जरूरी है क्योंकि मंत्री भी आवास में ही बैठते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने अपने आवास को जो यमुना कॉलोनी में स्थित है उसी को कैंप कार्यालय में कन्वर्ट कर दिया है। जो तमाम लोग जाते हैं उसी कैंप कार्यालय में जाते हैं।
इस विधानसभा भवन में न मंत्री आते हैं, और जब मंत्री नहीं आता तो स्टाफ भी यदा कदा यहाँ पर बैठता है, और जब स्टाफ भी यहाँ पर नहीं होता तो फिर फरियादी आकर क्या करेंगे। आप देख सकते हैं ये लंबी गैलरी साफ सुथरी सी सुनसान पड़ी हुई है, कोई दूर दूर तक कोई बंदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अधिकांश कमरों पर यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। मंत्रियों ने जो अपने कैंप कार्यालय घरों पर बनाए हैं वहां पर भी आम फरियादी की पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि मंत्रियों को कॉल करना, उनको सुनना, कब वो वहां पर बैठेंगे, किस दिन बैठेंगे, मंत्री घर पर हैं या नहीं हैं, इसकी आम पब्लिक को जानकारी नहीं होती। लिहाजा पब्लिक कभी विधानसभा में भटकती है, कभी मंत्रियों के आवास में भटकती है, कभी मंत्रियों के विभागों में जाकर भटकती है। कुल मिलाकर जनता दर दर भटकती है अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं। जिस विधानसभा में उनकी समस्याएं सुनी जानी थी, जहां मंत्रियों ने बैठना था, मंत्री इस विधानसभा का रुख नहीं करते। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, डिजिटल अरेस्ट में एक महिला और इसी दौरान उनकी जान चली गई। 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही एक महिला। व्हाट्सएप कॉल पर 1 लाख रुपए मांगे गए थे। सेक्स रैकेट में बेटी के पकड़े जाने की बात कही गई उनसे। सरकारी टीचर थी ये महिला। व्हाट्सएप डीपी पर लगी थी पुलिस की फोटो, जिस नंबर से कॉल आई थी। थाना शाहगंज क्षेत्र के अलबतिया का ये मामला है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई है। लाखों करोड़ों की ठगी का मामला सामने आ चुका है, लेकिन ये पहला मामला है जहां पर डिजिटल अरेस्ट के दौरान एक महिला की जान चली गई है। पेशे से टीचर, इस महिला को व्हाट्सएप पर कॉल आती है और कॉल करने वाले की फोटो में पुलिस की वर्दी में एक शख्स की फोटो है और कहा जाता है कि इस महिला की बेटी सेक्स रैकेट में फंसी है और यही बात कहकर उससे 1 लाख रुपए मांगे गए। इसी बीच महिला की जान चली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की कई सारी खबरों के बीच ये सबसे दहशत में डाल देने वाली खबर है, जहां पर एक महिला की जान चली गई। अपने आप में ये पहला मामला है। अभी तक ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए कई मामलों में खुलासे भी हो चुके हैं, लेकिन ये पहला मामला है जहां पर एक महिला की डिजिटल अरेस्ट के दौरान जान चली गई है। ये आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक की वजह से ही महिला की जान गई होगी। महिला परेशान हो गई होगी जब महिला को कॉल करने वाले ने यह कहा होगा कि उसके बेटे सेक्स रैकेट में फंसी है और बेटी को अगर बचाना है तो रुपए देने होंगे। कामिर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कामिर, इस बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, ये महिला आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के अलबतिया में रहती हैं। इनकी 2 बेटियां थीं। इनके पास कॉल आया है कि इनकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है, 1 लाख रुपए एक नंबर पर ट्रांसफर कर दो। उसके बाद इस महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ी और डिजिटल अरेस्ट के दौरान देश और प्रदेश में ये पहली महिला है जिनकी मौत हुई है। पहली मौत हुई है, सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 दर्शकों को दे रहा है। हालांकि इसके बाद से लगातार जो बेटा है वो पुलिस ने उसमें कंप्लेंट दर्ज कराई है। बेटे का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर उसकी मां ने उससे संपर्क किया और बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर लाने को कहा। बेटे से कहा था कि 1 लाख रुपए बैंक से निकाल के नहीं दे और डिजिटल पेमेंट 1 नंबर पे करना है। बेटे ने मां को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मां बेटी के सेक्स रैकेट में पकड़े जाने की जानकारी को सच समझ बैठी और फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। कामिर, ये बताएं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, महिला क्या घर पर अकेली थी या कोई और उस वक्त था घर पर? नहीं, देखिए, जब महिला के पास ये फोन पहुंचा तो उस समय महिला स्कूल में थी। चूंकि महिला सरकारी टीचर हैं, स्कूल में उस समय महिला थी। जैसे ही महिला के पास ये फोन पहुंचा, उन्होंने इसकी जानकारी अपने बेटे को दी। उसके बाद स्कूल से छुट्टी लेकर महिला अपने घर पर आई। बेटे ने अपनी मां को समझाने का काफी प्रयास किया। उसने अपनी दोनों बहनों से वीडियो कॉल पर बात भी कराई, लेकिन तब तक महिला की तबीयत बिगड़ चुकी थी और जब रास्ते में उनको अस्पताल ले जा रहे थे तो तभी डिजिटल अरेस्ट के दौरान 4 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। अब बेटा, पुलिस ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं? क्या उस नंबर को अभी ट्रेस किया जा चुका है? बिल्कुल, देखिए, जो बेटा है उसकी तरफ से थाना पुलिस को तहरीर दे दी गई है और कुछ साक्ष्य भी हैं, वो भी उसने पुलिस को दिए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। जिस नंबर से कॉल आई थी वो कहां का नंबर है, ट्रैक किया जा रहा है। सर्विलांस के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। कामिर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 18 भी बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि जब भी आपके पास इस तरह की फोन कॉल आए
और अगर कोई कहे किसी तरह का डर दिखाए, चाहे वो बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का मामला हो, बेटे के रेप केस में फंसने का मामला हो या किसी फ्रॉड केस में फंसने का मामला हो, संदिग्ध नंबर से जब भी कॉल आए तो आप कॉल पहले तो रिसीव ना करें, और अगर रिसीव करते भी हैं तो उस कॉल करने वाले शख्स की बात को यकीन ना करें। यह अपने आप में पहला मामला है और बहुत ही दर्दनाक मामला है।